हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ निएंडरथल मैन। मिडिल पैलेथिक पीरियड का एक मैन था जिसे हम निएंडरथल मैन कहते हैं। फिज़िकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ये टॉपिक है, निएंडरथल मैन। तो हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ होमो निएंडरथालेंसिस and their culture adaptations in glaciation environment, distribution and extinction of Neanderthal man। तो गाइस होमो निएंडरथालेंसिस जिसका ओरिजिन है, तो कैसे वह कब हुआ, तो जो इसका ओरिजिन है, उद्भव है, प्रारंभिक निएंडरथल से माना जाता है। जिसकी विकासीय जो स्थिति है वो होमो इरेक्टस और आप होमो सैपियंस को देख लो, इसके बीच की मानी जाती है। इनके एक खास प्रकार के रूप प्रारंभिक निएंडरथल स्कल को माना जाता है। यूरोप के अतिरिक्त ये बहुत जगह से मिले हैं। इनके फॉसिल्स जैसे आप चीन ले लो, चीन में जगह एक वहाँ से मिला है। नपा स्कल कैव रोडेशिया से मिला है, रोडेशियन मानव, और जावा में सोलो मानव और बॉर्नियो में निया स्कल के रूप में भी पाया गया। तो जनरली यह माने है कि ये आधुनिक मानव से निकटता दिखलाते हैं। तो निएंडरथल मैन यूरोप, अफ्रीका, ईस्टर्न पार्ट्स, एशिया, इन सभी जगह से पाया गया, यानी फॉसिल्स पाया गया है, एविडेंसेस पाया गया। तो इनका जो पीरियड था वो थर्ड इंटर ग्लेशिएशन के अंतिम प्रभाग से पूर्व ग्लेशिएशन तक आका गया है। तो इसका टाइमिंग हम देखें तो निएंडरथल मैन लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होकर 35,000 वर्ष पूर्व तक रहे होंगे। इनके जो भी फॉसिल्स मिले हैं, जीवाश्म मिले हुए, ठंडे प्रदेशों से ही प्राप्त किए गए हैं। एंड ये क्रीमिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, इराक तक फैले हुए थे। एंड इनका जो फॉसिल्स है ना, यानी जीवाश्म, तो जीवाश्मों में भौगोलिक आधार पर इनकी जो फिज़िकल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, उनमें वेरिएशन देखने को मिली है। तो हटन जो है उनका कहना था कि समस्त जीवाश्मों का जो अध्ययन कर शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर इन जीवाश्मों को हम 2 वर्गों में रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हटन। जो प्राचीन लक्षण जो दिखलाते थे उन्हें क्लासिकल या कंजर्वेटिव निएंडरथल कहा गया है। एंड इनका शारीरिक लक्षण आधुनिक मानव की अधिक निकटता दर्शाते थे, उन्हें प्रोग्रेसिव निएंडरथल कहा गया। तो इनके विभिन्न साक्ष्य जो है वो गुफाओं से प्राप्त हुआ है। भूगर्भ समय के अनुसार इनका जो टाइम है, काल, वो अंतिम हिमयुग तक रहा होगा। एंड उस टाइम के जो भी जीव जंतु थे, वनस्पति थे, समूह से ज्ञात होता है कि उस टाइम की जो एटमॉस्फेयर जो थी, जो जलवायु थी, बहुत ठंडी रही होगी और वातावरण अधिक आर्द्रता युक्त थी। एंड उस टाइम में जो है मैमल्स, जो एनिमल्स थे, यानी स्तनपायी जो जंतु थे, उनके जो भी फॉसिल्स मिले हैं, तो उन फॉसिल्स यानी जीवाश्मों से हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो भी एनिमल्स थे, जैसे आप ले लो गैंडा है, शरीर पर सघन केस रहता था, बाल भरा रहता था। एंड इस प्रकार के जो ठंडे जलवायु को शीत जलवायु भी कहा जा सकता है। तो वैज्ञानिकों का मानना था कि ये मध्य पाषाण काल यानी मिडिल पैलेथिक पीरियड के मोस्टेरियन कल्चर के निर्माता थे। इन्होंने ही मोस्टेरियन कल्चर का निर्माण किया था। प्रागैतिहासिक दृष्टिकोण से, या जो काल है, जो टाइम है, ये चरम सीमा पर था। उस टाइम में प्रस्तर उपकरणों में जैसे आरी, खुरचन, ये सब शामिल थे। एंड बोन्स निर्मित जो भी है, बोन से बना हुआ जो टूल्स है, उसका भी यूज़ किया जाता था, लेकिन वो फ्रांस तक ही सीमित था। फ्रांस से भी जो फॉसिल्स जो मिले हैं वो असंख्य फ्लिंट टूल्स जो कि मोस्टेरियन कल्चर के ही पाए गए थे। तो फ्लिंट जो टूल्स है उसके साथ ब्लेड, स्क्रैपर, ये सब भी मिला है, जो आप देखो कि ऑर्गेनेशन कल्चर के थे वो सब। बहुत से जो मैमल्स जो थे, यानी उसमें जो जीव थे, जैसे गेंडा, हिरन है, जंगली घोड़ा, जंगली भैंसा, ये सब थे, सबके भी फॉसिल्स मिले हैं। इन फाना के आधार पर ये हम कह सकते हैं, यानी कहा जा सकता है कि ये जो फॉसिल्स है, जो जीवाश्म है, ये अपर
प्लेस्टोसीन उर्म या फोर्थ ग्लेशिएशन पीरियड के रहे होंगे। एंड 1856 की बात करें तो 1856 में कपाल का एक ऊपरी भाग और कुछ लंबी अस्थियां जर्मनी के निंडरथल नामक स्थान के कैप से प्राप्त हुआ था। एंड जो भी एविडेंसेस मिला है वो प्राप्त स्थल के भाग पर, तो जिस स्थान से इसका जो फॉसिल्स मिला है इसी रीजन से निंडरथल मैन का नेम निंडरथल पड़ा। तो इसका जो वैज्ञानिक नामकरण है होमो निएंडरथालेंसिस रखा गया। इसके जो बाद है विश्व के अन्य भूभाग से भी अनेकों जीवाश्म प्राप्त हुए थे, जिसकी चर्चा आगे की गई है। इन समस्त जीवाश्मों के शारीरिक जो लक्षण जो है वो समीपता दृष्टिगोचर हुई। एंड इसी के आधार पर इन सभी जीवाश्मों को यानी फॉसिल्स को निएंडरथल रेस या निएंडरथल कहा गया। तो प्रगतिशील निएंडरथल का जो एग्जाम्पल है यानी लास्पेली ऑक्सेंट से प्राप्त जीवाश्म का अध्ययन किया है। इसकी जो खोज है वो 1908 में फ्रांस के कोरज नामक जिला के गांव से हुआ था। गांव का नाम है लास्पेली ऑक्सेंट, वहाँ पे एक गुफा था, तो वहीं से यहाँ निएंडरथल मैन का फॉसिल्स मिला था। एंड ये सभी जीवाश्म में अधिक पूर्ण और प्रगतिशील निएंडरथल था जो वेस्टर्न यूरोप में पाया गया है। एंड ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। सो ये जीवाश्म एक चूने के पत्थर के गुफा में गड़ा हुआ मिला था। एंड ऐसे ASJ बॉलियन और बॉर्डर ने इसे 3 अगस्त 1908 को खोजा। एंड इस फॉसिल्स के रूप में एक पूर्ण कंकाल यानी कि एक स्केलेटन और इसके साथ फ्लिंट्स टूल्स भी जो मॉन्स्टेरियन कल्चर के थे वो पाए गए थे। तो ये मेल स्केलेटन यानी एक युवा व्यक्ति का था। इस फॉसिल्स यानी जीवाश्म नमूना को हम होमो निएंडरथालेंसिस नाम दिए। एंड इसका अध्ययन फ्रांस की प्रियंटोलॉजिस्ट ने किया और 1911 से 13 में इसकी विस्तृत रिपोर्ट फिर प्रकाशित की गई। एंड जो भी फॉसिल्स मिला तो उस फॉसिल्स का फिर स्टडी किया गया। डेप्थ स्टडी के बाद फिर इसका यानी निएंडरथल का मेन जो फिज़िकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो फीचर्स था वो बताया गया कि इसके किस टाइप के फीचर्स थे निएंडरथल मैन के। जैसे कि इसकी जो क्रैनियल कैपेसिटी है ना 1600 cc मापा गया था। एंड जो आधुनिक अंग्रेज जाति के कपाल क्षमता से काफ़ी अधिक है। एंड इसका कपाल देखने में भारी और काफ़ी बड़ा था। एंड जो वॉल्ट की जो हड्डी काफ़ी मोटी थी। एंड इसका जो सेफेलिक इंडेक्स है वो 74.5 था। एंड स्कल की जो लंबाई थी वो 208 और चौड़ाई जो थी 155 सेंटीमीटर थी। जनरली निएंडरथल प्रजाति की सेफेलिक इंडेक्स 70 से 76 के बीच देखी गई है, जो भी पाया गया है तो उसमें देखा गया। इनका फेस जो है नी चेहरा कपाल की तुलना में अधिक विकसित है। चेहरा लंबा और आगे की ओर निकला हुआ और सुप्रा ऑर्बिटल क्षेत्र काफ़ी बड़ा और कंटिन्यूस में था। आँख कोट बहुत बड़े बड़े थे। इनकी जो जैगोमेटिक जो बोन है ललाट की तुलना में आगे की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति की थी और जो इसके गाल को चपटी आकृति देता था यानी शेप देता था। मैक्सिलरी जो इनका एरिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड हेवी था जो आगे की ओर निकला हुआ था। जो इनकी नोज़ यानी नाक थी, नाक की जड़ दबी है हुई थी। एंड ये स्ट्रीमा की मूल निवासी में देखा जाता है। इसके जो नेज़ल जो है यानी नासिका क्षेत्र में बड़े चौड़े और नक रूप है। इनका जो स्पाइटल जो क्षेत्र था लगभग वृत्ताकार था, जिस पर रेखाएं गोलाकार पाया गया था। और स्पिटल बोन में जो बाह्य उभार जो था वो एब्सेंट रहा था। एंड इसका जो है इसका क्षेत्र में एक ट्रांसवर्स रीज है जो स्पिटल क्षेत्र को ऊपरी और निचले क्षेत्र 2 भागों में उसको डिवाइड करता है। एंड इसका जो मैंडिबल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड बिग साइज का था, फिर भी हिडलबर्ग जबड़ों से कम है। एंड इसमें चिन जो था वो एब्सेंट था, चिन नहीं था इनके अंदर। तो जो टीथ जो सीरीज़ है यानी दांत तो प्राचीन लक्षणों को दिखलाता है उनका, फिर भी ये मानवीय कहे जाते हैं।
केनाइन जो है वो अन्य दांतों के ऊपर का है। जबड़े में मोलर, टीथ के बगल में एक सप्लीमेंट्री मोलर टूथ के लिए पर्याप्त जगह रिक्त है। ये आधुनिक जातियों में पाया जाता है। तो स्केलेटन की जो सबसे जो छोटी, मजबूत और सुदृढ़ हड्डियाँ इंगित करती है कि उनके शरीर की मांसपेशियाँ स्ट्रांग रही थी, विकसित थे। इसके रेडियस में एक मजबूत मोड़ फीमर बोन और मोटे और मजबूत है। इसका जो हेड है वो काफ़ी बड़ा था। इसका जो लीनिया स्पेरा जो था वो बहुत विकसित नहीं था, जैसे कि एप्स में होता है। तो इसके टहनियों से पता चलता है कि नेंडरथल जो मैन है वो हल्का मुड़ा हुआ टहनों के बल चलता था। इसके चरण विशेष लक्षणों को दर्शाता है। देखने से स्पष्ट होता है कि पाँव का जो अंगूठा है ना वो अन्य उंगलियों से काफ़ी दूरी पर था, यानी गैप था, डिस्टेंस था। इसमें वर्णित जीवाश्म जिस व्यक्ति का था या वह लगभग 5 फीट 1 इंच लंबा था। कुछ विद्वानों द्वारा लास्पेली और सेंट जीवाश्म का अध्ययन एक बार किया गया। तो केव एंड स्ट्रोस इन लोगों का कहना था कि यह मानव जो है आधुनिक मानव की तरह ही सीधा चलता था और टहनों के पास हल्का मुड़कर चलने का प्रभाव से बाद में गठिया रुक हो जाने के कारण मिला, नहीं तो वो इरेक्ट पोस्चर से ही चलते थे। ऐसा केव एंड स्ट्रॉस ने 1957 में कहा। तो ब्लू ने इस जीवाश्म को 1911 से 1913 नेंडरथल सिस कहा, जबकि कैचवेल के बात करें तो 1964 में इसे होमो सैपियंस नेंडरथलेंसिस के रूप में पहचान किया उन्होंने, जो होमो सैपियंस का एक सब स्पेसिस माना जाता है। तो ये सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किस टाइप का उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था। एंड फिर हम बात करेंगे कि ये नेंडरथल समाप्त कैसे हो गया, क्या क्या रीजंस थे, क्या क्या कारण थे। तो अप्रगतिशील नेंडरथल प्रजाति के विनाश होने की बात पे विद्वानों ने 2 तरह की संभावना व्यक्त की थी कि 2 रीजन हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है जिस रीजन से नेंडरथल समाप्त हो गए, आज इस दुनिया में नहीं है। पहला तो ये कि या तो प्राकृतिक आपदाएँ आई होंगी, जैसे ले लो आप विपरीत जलवायु यानी बर्फीली, तूफान, भूकंप, या फिर उन्हें शारीरिक रोग हो गया होगा या भोजन का अभाव होगा, इस कारण से नेंडरथल समाप्त हो गए। एंड दूसरा है कि प्रगतिशील नेंडरथल से जो होमो सैपियंस अविकसित हुए वे सांस्कृतिक रूप से अप्रगतिशील नेंडरथल की तुलना में अत्यधिक विकसित थे।